लोग कहते हैं दुबई की सक्सेस के पीछे दो कारण है, एक है क्रूड ऑयल और एक है टूरिज्म। दुबई ने क्रूड ऑयल पे ध्यान नहीं देकर टूरिज्म को बढ़ावा दिया, इसलिए दुबई आज वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट सिटी है। नहीं, ये सच नहीं है, बल्कि दुबई की जीडीपी में 1% कंट्रीब्यूशन है सिर्फ क्रूड ऑयल का और 5% सिर्फ टूरिज्म का। तो फिर वो क्या है जो दुबई को बनाता है वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट सिटी? Over 50 years ago, oil was discovered here in Dubai. So how did Dubai get so rich? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुबई के वो स्ट्रेटजीज और फैक्टर्स जिसने दुबई को वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट सिटी बनाने में मदद किया। इन स्ट्रेटजीज को आप अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल ग्रोथ भी पा सकते हैं। Seeing us. Welcome to Dubai. This is my grandfather's house where my father and mother and us lived here. No electricity at that time when I was born. Only these lights, you see? Oh, the lanterns. Lamp things. And no water. दुबई के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दुबई के सक्सेस सीक्रेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा दुबई के हिस्ट्री को, जो डिवाइडेड है प्री ऑयल और पोस्ट ऑयल एरा में। 1912 में दुबई के राजा बने शेख सईद बिन मखदूम बिन हशर अल मखदूम, जिनको दुबई के वन ऑफ द फादर्स भी कहा जाता है। इस समय दुबई की जीडीपी में मेन कंट्रीब्यूशन था पर्ल इंडस्ट्री का, लेकिन आर्टिफिशियल पर्ल्स और द ग्रेट डिप्रेशन 1929 के कारण दुबई की इकोनॉमी बहुत सफर करने लगी। तब दुबई के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोजने की जरूरत थी। तब शेख ने स्टार्ट किया दुबई की री एक्सपोर्ट बिजनेस को, जिसमें इंपोर्टेड गुड्स को ड्यूटी फ्री एरिया में लाकर वापस से दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स खत्म हो चुकी थी और दुबई की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण इकोनॉमी सफर करती रही। 1958 में शेख के डेथ के बाद किंग बने शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम, जिनको ऑयल डिस्कवरी के बारे में पता चला, तो उन्होंने दुबई क्रीक में ड्रेजिंग स्टार्ट कर दी। ड्रेजिंग का मतलब होता है एक कोस्ट से सैंड को हटाना। दुबई क्रीक में बड़े शिप्स डॉक नहीं कर पाते थे और ड्रेजिंग सक्सेस होने के बाद दुबई में बहुत से बड़े शिप डॉक करके री एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता था। लेकिन ये प्रोसेस बहुत रिस्की था, क्योंकि शेख ने दुबई की इकोनॉमी से ज्यादा लोन ले लिया था और उसी समय दुबई एयरपोर्ट के लिए भी लोन लिया गया। लेकिन ड्रेजिंग सक्सेस हुई और दुबई की री एक्सपोर्ट बिजनेस को बूस्ट मिला। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर शेख राशिद ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। दुबई के लिए मेजर टर्निंग पॉइंट आया 1966 में, जब ऑयल की डिस्कवरी हुई दुबई में फतह ऑयल फील्ड्स में। लेकिन जैसा शेख ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। दुबई के ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा कम थे, जो दुबई को ऑयल डिपेंडेंट नहीं बना सकते थे। 1969 में दुबई ने क्रूड ऑयल की फर्स्ट शिपमेंट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उसके बाद दुबई की ग्रोथ की स्पीड बहुत बढ़ चुकी थी। 1971 में ब्रिटिश ने पर्शियन गल्फ से एग्जिट कर लिया और दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स में शामिल हो गई। दुबई और अबू धाबी के बीच चल रहे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी खत्म किया गया और यूएई की यूनिफॉर्म करेंसी दिरहम को इंट्रोड्यूस किया गया। शेख को पता था कि दुबई एक बहुत छोटी सी डेजर्ट कंट्री है, जिसके पास छोटे से ऑयल रिजर्व्स के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए एक फ्यूचरिस्टिक प्लान की जरूरत थी, जिसके लिए एक फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव लिया गया, जिसका नाम है ज़ाब्ता। ज़ाब्ता के बारे में बताने से पहले अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दुबई में टूरिज्म 5% और क्रूड ऑयल सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करती है, तो फिर मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी है? सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है रिटेल एंड होलसेल ट्रेड 26%, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स 12%, बैंकिंग इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट्स 10%, मैन्युफैक्चरिंग 9%, रियल एस्टेट 7%, कंस्ट्रक्शन 6% और फिर आती है टूरिज्म और क्रूड ऑयल। लेकिन ये हुआ कैसे? एक छोटे से सिटी जिसमें ऑयल का कंट्रीब्यूशन एक समय पर 50% से ज्यादा था, वहां पर इतने चेंजेस कैसे आए? इसके पीछे की सबसे मेन स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। इससे पहले किसी और देश ने इतने कम सालों में इतना ज्यादा विकास भी नहीं किया है। जहां 30 साल पहले तक सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें और अत्याधुनिक मेट्रो दौड़ती नजर आती है। जहां कभी दूर दूर तक कोई 1-2 मंजिला मकान दिखाई देता था, वहां अब शानदार गगनचुंबी इमारतें खड़ी। मैंने अभी आपको ज़ाब्ता के बारे में बताया था। ज़ाब्ता का मतलब है जबेल अली फ्री जोन। इसे डेवलप किया गया था जबेल अली पोर्ट के पास, जो 1979 में बनाया गया था। ये एक एरिया है जहां पर वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है और उसे कोई भी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और ये लोकेशन एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट के पास थी, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ईजी हो जाती है। 1990 में शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम बने दुबई के किंग और उन्होंने ज़ाब्ता के कुछ पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, जो थे नो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस, नो कॉर्पोरेट टैक्सेस फॉर 50 ईयर्स, no taxes on your profits, no personal income taxes and no custom duties और बहुत से benefits। इनका साफ साफ मतलब यही था कि आप अपने बिजनेसेस को यहाँ पर आके स्टार्ट करिए, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। इसी कारण से ज़ाब्ता में बहुत सी कंपनीज आना शुरू हो गई, वर्ल्ड की इनक्रेडिबल कंपनीज। In 1980, His Highness Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum signed a decree to establish Jebel Ali Free Zone, adding major trade and industrial areas to Jebel Ali Port. His vision and wise leadership positioned Dubai as the focal point for Middle East trade. From just 19 companies when it launched in 1985 to over 7,000 companies today,
Jafsa has grown to become one of the largest free zones in the world, contributing to more than 20% of Dubai's total GDP. साथ ही में ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण आय प्रॉफिट को यूज करना स्टार्ट किया गया इनक्रेडिबल टूरिस्ट प्लेसेस बनाने में। जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग होटल बुर्ज अल अरब, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड्स पाम जुमेरा आइलैंड्स, वर्ल्ड आइलैंड्स, दुबई मॉल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, अंडर वाटर जू और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें जो कहीं पर भी नहीं थी वर्ल्ड में। जाब्ता के सक्सेस के बाद 30 फ्री जोन्स और इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें शामिल थी दुबई इंटरनेट सिटी टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, दुबई मीडिया सिटी मीडिया कंपनीज के लिए, दुबई मैरीटाइम सिटी पोर्ट्स एंड हार्बर कंपनी के लिए। जाब्ता कंपनी 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट और 21% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। जाब्ता में वर्ल्ड की इनक्रेडिबल 8700 कंट्रीज से भी ज्यादा लिस्टेड है। ड्रेजिंग के सक्सेस के बाद डेवलप हुई जेबल अली पोर्ट, राशिद अली पोर्ट के कारण दुबई की मैरीटाइम इंडस्ट्री को बहुत ग्रोथ मिली, जो दुबई की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है 7% और एम्प्लॉयमेंट में 3.1%। जेबल अली पोर्ट वर्ल्ड क्लास लीडिंग टेक्नोलॉजीज से लैस थी और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ये बनी वर्ल्ड की 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट, जहां पे 5500 कंपनीज 13,000 से भी ज्यादा तरह के काम ऑपरेट करती है। ये सारी स्टोरी से ऊपर दुबई के सबसे मेन फैक्टर्स में से एक है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दुबई ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल बीच में है। दुबई से वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज चाइना और इंडिया 3 से 4 घंटे की दूरी पर है और यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो बाकी दुनिया की सारी कंट्रीज 7 से 8 घंटे की दूरी पर है, जिसमें टॉप लेवल कंट्रीज जैसे यूके, सिंगापुर, जापान सभी शामिल है। इसी कारण दुबई के एयर ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बूस्ट मिला और दुबई एयरपोर्ट बनी वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी बूम के पीछे के कारण थे दुबई के इनक्रेडिबल मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे पाम जुमेरा आइलैंड्स, इनलैंड दुबई मरीना, बुर्ज खलीफा कॉम्प्लेक्स, दुबई वाटरफ्रंट, जुमेरा विलेज, बिजनेस बे, दुबई लैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्काईस्क्रेपर, लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड, लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल, रोटेटिंग स्काईस्क्रेपर, दुबई साइंस पार्क, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। शेख का कहना था दुबई में जो भी चीजें बनेगी वर्ल्ड की बेस्ट होनी चाहिए। 2002 में नॉन नेशनल स्कूल प्रॉपर्टी लीज पर लेने का अलाउ कर दिया गया 99 ईयर्स के लिए, जिनकी ओनरशिप उनके कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास ही रहती थी। शेख मोहम्मद ने रेंट राइज को 7% पे कैप कर दिया था 2007 तक के लिए। इसी कारण से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। नॉन मुस्लिम्स के लिए लॉज को लिबरलाइज किया गया, जैसे लिक्वर लॉज, कोहैबिटेशन ऑफ अनवेड कपल्स। लेकिन हाँ, दुबई को सिक्योर बनाए रखने के लिए दुबई के लिए क्रिमिनल लॉज, म्यूनिसिपल लॉज और रोड लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया। इन शॉर्ट, फ्री जोन्स, liberal business policies, change in laws for foreigners, making the best attractions, development projects, stable government, zero corruption, citizen security and larger vision of sheikhs के कारण ही दुबई बनी one of the best city of the world। लेकिन ये क्वेश्चन अराइज होता है कि दुबई गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं लेती है तो कमाती कहां से है? दुबई गवर्नमेंट का मेजर इनकम सोर्सेज है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फीस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, फाइन्स एंड बिजनेस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। दुबई में अगर आप एक प्रॉपर्टी रेंट करते हैं तो आपको और लैंडलॉर्ड दोनों को रेंट टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ट्रैवल करते हैं तो आपको टोल टैक्स, जिसे सालिक कहा जाता है, वो पे करना होगा। अल्कोहल पे 50 to 80% टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, टूरिस्ट प्लेसेस में एंट्री फीस पे टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पे टैक्सेस। दुबई के रोड्स में वर्ल्ड स्मार्टेस्ट रेडार सिस्टम्स लगे हैं जो आपके एक गलती होने पर आपको एक बहुत बड़ा फाइन स्लिप भेज देंगे। फिर भी लोगों को वहां गाड़ी भगाना बहुत पसंद है। अगर आपके वीजा एक्सपायर होने पर आप फिर भी वहां रुकते हैं तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। बिजनेस लाइसेंसेस भी बहुत एक्सपेंसिव है, एक लाइसेंस के लिए thousands of dollars, और अगर आपको म्युनिसिपल बॉडी का स्टैम्प भी लगवाना है तो आपको hundreds of dollars पे करने पड़ेंगे। और इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट पब्लिक और बिजनेसेस पे टैक्स इंपोज भी करती है तो भी लोग वहां खुद से ज्यादा ही खुश रहेंगे, जो कि दुबई के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बन जाएगा। दुबई में इररिप्लेसेबल बिजनेस इकोसिस्टम बनाया गया है, किसी भी कंपनी को वहां पे कोई भी सर्विस आउटसोर्स नहीं करना पड़ता, एज वहां बैंकिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट जैसे सारे सर्विसेज इजिली अवेलेबल है। इसलिए वर्ल्ड की सारी इनक्रेडिबल स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज दुबई में काम कर रही है। दुबई को स्ट्रेटेजिकली फुल प्रूफ प्लान के साथ डेवलप किया गया है, जिसमें वहां आना, वहां रहना, वहां घूमना, वहां खर्च करना, वहां काम करना, सभी चीजों को अट्रैक्टिव और अफोर्डेबल रखा गया है और इन सब चीजों को एग्जीक्यूट किया गया फ्यूल के प्रॉफिट्स को यूज करके। अब चलते हैं हमारे एपिसोड के लास्ट पार्ट में, जो है दुबई के सक्सेस स्ट्रेटजीज जो आप अपने बिजनेस और लाइफ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन। दुबई ने सिर्फ ऑयल और टूरिज्म पे ही ध्यान नहीं देकर अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया। ऐसे ही आपको अपने इनकम सोर्सेज और इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई करना है। इससे होगा ये कि अगर आपके किसी भी इनकम सोर्स या फिर इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो बाकी इन्वेस्टमेंट उसे कवर अप कर लेंगे। दूसरी है डू इट द बेस्ट और डोंट डू इट। दुबई में हर चीज को वर्ल्ड्स बेस्ट रखने का ट्राई किया गया है। आप भी अपने बिजनेस में जो भी बनाते हैं या प्रोवाइड करते हैं उसे बेस्ट करिए। नो वन शुड डू इट बेटर देन यू। तीसरी है टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम द वर्स्ट यू हैव। फॉर एग्जांपल, एक छोटे से डेजर्ट सिटी दुबई के पास क्या था?
20 से 50 डिग्री के टेम्परेचर, सैंड और थोड़ा क्रूड ऑयल। बट शेख्स ने रोते रहने के बजाय उससे बेस्ट निकालने का ट्राई किया। उन्होंने सोचा कि सिर्फ इतने तेल से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड देन ही गॉट द आंसर। उन्होंने उसे ही यूज करके दुबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया। और इंडिया क्या सीख सकती है दुबई से? दुबई इंडिया से 1 लाख टाइम्स छोटी है, फिर भी उनका टूरिज्म से रेवेन्यू $30 बिलियन से भी ज्यादा है, जबकि दुबई में तो सिर्फ मैन मेड मार्बल्स है। लेकिन इंडिया में सीनिक ब्यूटी, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स, नेचुरल ब्यूटी है जो कि मैन मेड मार्बल से बहुत ज्यादा है। इसलिए इंडिया भी अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करे तो वर्ल्ड की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल हो सकती है। इस वीडियो में मैंने आपको दुबई के हिस्ट्री से लेकर आज तक के बारे में बहुत ब्रीफली बताया। इस पे अगर और डिटेल में बात करेंगे तो 4 से 5 घंटे से ज्यादा की वीडियो हो जाएगी, इसलिए बाकी बातें बाद में। ऐसी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।